नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव। इस शो में मैं हूं आप सभी के साथ, इस शो का होस्ट और आप सभी का दोस्त आरजे गौरव। तो दोस्तों, आज फिर से हमने मुलाकात करने की कोशिश की है एक और महान हस्ती के साथ में। बहुत ही अच्छा बोलने रुतबा अपने पास रखने वाले हमारे साथ आज होने वाले हैं कमल प्रजापति जी, जो कि मुझे लगता है जितने भी VI हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण सिद्ध होने वाले हैं। ये AIR में, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में एक न्यूज एडिटर के पद पर हैं ये, और ये एक बहुत ही अच्छा और नेक कार्य ये करते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने की इनकी यात्रा के बारे में जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे आज के इस नए और खास एपिसोड में, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव विद आरजे गौरव के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कार्यक्रम को आपका पूरा पूरा प्यार जो है यूट्यूब के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से भी मिलेगा। तो YouTube पर जो लोग सुन रहे हैं वो प्लीज, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता मैं, लेकिन एक सिर्फ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा ये कार्यक्रम और लोगों तक भी पहुंचे। और कैसा लग रहा है आपको वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ सुधार करना चाहें तो वो भी हम, अगर आप फीडबैक देंगे तो हम उस सुधार को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले कमल भैया, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद गौरव, और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो अब आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप बेसिकली और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ताल्लुक रखता हूं, और आप सभी जानते हैं ये देहरादून के इतना ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। और मेरी शिक्षा दीक्षा NIVH से ही हुई है, जो उस वक्त NIVH कहा जाता था और अभी NIPVD है। और नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक NIPVD का जो मॉडल स्कूल का सेक्शन है, वहाँ उस स्कूल से मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने इतिहास विषय में स्नातक किया, हिस्ट्री ऑनर्स। उसके बाद क्योंकि मेरा रुझान कम्युनिकेशन मीडिया इस विषय में शुरू से ही रहा था, तो मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए, शौक को कहीं की प्रोफेशन में बदलने के लिए मास कम्युनिकेशन को ऑप्ट करना उचित समझा। और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मास कम्युनिकेशन से हुआ। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो मास कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो मास कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा संस्थान है इंडिया में, उसमें एडमिशन लिया। और वहां से अपना PG डिप्लोमा पूरा करने के बाद मैंने टीवी चैनल में काम किया, न्यूज एक्सप्रेस टीवी। उसके बाद मैं कम्युनिटी रेडियो से जुड़ा। IIMC का जो अपना कम्युनिटी रेडियो था, वहाँ रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर काम किया। इसके अलावा बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग हमारे जो सुनने वाले हैं वो जानते होंगे कि जिसे पत्रकारिता कहते हैं, स्वच्छंद पत्रकारिता, यानी अलग अलग अखबारों में लिखना, एडवर्टीजमेंट्स बनाना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंपेन रन करना, पब्लिसिटी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए काम किया। और IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में मैंने एकेडमिक एसोसिएट के तौर पर वहाँ पढ़ाया भी वहाँ के स्टूडेंट्स को। और उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC आप सभी जानते हो, जहाँ जिससे सिविल सर्विसेज के जरिए लोग भारत की प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, तो UPS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी IIS, भारतीय सूचना सेवा की वैकेंसीज निकाली थी मीडिया के प्रोफेशनल्स के लिए। तो उसमें मैंने अप्लाई किया और वहाँ से इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मंत्रालय ने मुझे पोस्टिंग आकाशवाणी में ही दी एज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। वहाँ से मैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में, और वहाँ फिलहाल अभी पोस्टेड हूँ न्यूज एडिटर के तौर पर। जी, ये एक छोटी सी जीवन यात्रा थी। नहीं, छोटी सी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा, अभी तक आप काफी सारी चीजों से गुजर करके एक मुकाम न्यूज एडिटर का हासिल कर चुके हैं। और बहुत सारी चीजें पर्सनली आज मुझे भी और सभी लोगों को भी आज जानने को इस प्रोग्राम के जरिए जो है मिलने वाली हैं। तो मैं एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर प्रोग्राम में शामिल किया करता हूँ। इसमें मीडिया तक जाने के लिए आपको NIVH से क्या मिला बेसिकली, क्योंकि आप हमारे एल्यूमिनाई रहे हैं, तो कुछ ना कुछ शायद आप पुराने टाइम का बता सकें। NIVH से मुझे सबसे बड़ी चीज मिली, वो मिला अवसर, मौका जी। इसलिए क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे उस वक्त
आज भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे कॉम्पिटिशन होते होंगे। हम अलग अलग कॉम्पिटिशन को फेस करते हुए जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है उसमें जाते थे और बाहर के स्कूलों के जो साइटेड स्कूल होते थे सामान्य जिसमें बच्चे पढ़ते थे उनके साथ कम्पीट करते थे और न सिर्फ कम्पीट करते थे बल्कि वहां से हम प्राइज भी जीत कर लाते थे। तो ऐसे कॉम्पिटिशन में मैं बहुत बढ़ चढ़ कर स्कूल टाइम में ही हिस्सेदारी निभाता था और खासतौर पर जो डिबेट कॉम्पिटिशन हुए, स्पीच कॉम्पिटिशन हुए, पोइट्री रेसिटेशन, इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्ट करना मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट था और वहीं से एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और जो बोलने की स्किल है, कम्युनिकेशन की स्किल है, वहीं से मुझे लगता है मैंने सीखी और उसमें कॉन्फिडेंस मुझे मिला। इसमें निश्चित रूप से टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। इसके बाद जो दूसरा अवसर मैं मानता हूँ वो ये कि आज तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि NIEPVD का एक अपना कम्युनिटी रेडियो है और बोलते हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आज स्कूल के समय से ही स्टूडेंट्स अपनी आवाज रेडियो के जरिए पहुंचा रहे हैं और प्रोग्राम्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे समय में वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी और उस वक्त बातचीत ही चल रही थी, कम्युनिटी रेडियो शुरू होने वाला है, लेकिन हमें वो मौका नहीं मिला। कौन से सन की बात होगी? ये 2009-10 के आसपास जब मैं 11वीं-12वीं में था। लेकिन मैंने फिर भी अपने रेडियो के शौक को पूरा करने के लिए एक आकाशवाणी का एक केंद्र हुआ करता था बिजनौर के पास, देहरादून से भी बहुत पास में ही है, नजीबाबाद। उस समय देहरादून में भी अपना कोई स्टेशन नहीं था, तो आकाशवाणी नजीबाबाद, वहां पर मैंने भी प्रोग्राम किए और कभी महीने में एक बार, हफ्ते में एक आध बार वहां जाया करता था और अपनी कोई रेडियो टॉक हो गया, कोई पोएट्री का रेसिटेशन हो गया, इस तरह से प्रोग्राम दिया करता था। और इसमें हमारे जो प्रिंसिपल सर थे कमलवीर सर, को भी मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद कहूंगा क्योंकि अक्सर जब मैं इस बात को लेकर के पास गया कि मुझे छुट्टी चाहिए और मैं प्रोग्राम करने रेडियो में जाना है, तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत सराहा और मुझे सपोर्ट किया और स्पेशली मुझे उसके लिए छुट्टी भी दिया करते थे। और बाद में जब मैं प्रोग्राम करके आया करता था असेंबली में सबके सामने, प्रोग्राम के मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे वो असेंबली के समय उस एड्रेस में मुझसे वो लोगों के सामने जब करने कहते थे। तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। स्कूल में इतना अच्छा माहौल था, टीचर सपोर्टिव थे, प्रिंसिपल सपोर्टिव थे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे जो मुझे रेडियो स्टेशन तक पहुंचाते थे और फिर मुझे अपने प्रोग्राम प्रेजेंट करने का मिलता था। तो ये कुछ ऐसे मौके रहे जिनसे शायद मुझे और मेरा रुझान रेडियो की तरफ या कम्युनिकेशन या मीडिया की तरफ बढ़ता गया। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा आपके कोर्सेज पर, क्योंकि IIMC अब तो जो है लगभग 4 साल का कराता है, तो आपने 4 साल का किया या उस टाइम अवधि कुछ कम या ज्यादा थी? नहीं, IIMC 1 साल का ही कोर्स कराता है। दरअसल क्या होता है कि जब हम ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से करने के बाद IIMC में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ एंट्रेंस और इंटरव्यू होता है। कोर्सेज अलग अलग हैं, वो 4 कोर्सेज हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी पत्रकारिता में जाना चाहते हैं का कोर्स करना चाहते हैं, आप अंग्रेजी पत्रकारिता करना चाहते हैं, उसके लिए अलग है। इसी तरह से रेडियो और टेलीविजन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग कोर्स है और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, ये भी एक मास मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका अलग से कोर्स है। अब तो शायद इन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म भी शुरू कर दिया है, न्यू मीडिया जर्नलिज्म, जो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया कहते हैं, वेब मीडिया, उसकी अलग से पत्रकारिता। तो इस तरह के कोर्सेज हैं, उसमें से एक कोर्स को चुनना पड़ता है। आप एंट्रेंस किसी भी कोर्स के लिए दे सकते हैं। तो मैंने रेडियो और टेलीविजन जर्नलिज्म चुना था, उसमें ही मैंने अपना 1 साल का डिप्लोमा पूरा किया था। मतलब विदाउट ग्रेजुएशन तो इसको नहीं कर सकते होंगे ना, फिर ग्रेजुएशन के बाद ही होगा ये? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद है। वैसे बहुत सारे मीडिया कॉलेजेस अपने ग्रेजुएशन का कोर्स भी चलाते हैं। पहले ग्रेजुएशन में आपको मास कॉम करवाएंगे, फिर आपको मास्टर्स भी मास कॉम में करवाएंगे। लेकिन मेरा मानना है, पर्सनल मेरा ये कहना है कि आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कीजिए, उससे फायदा यह है कि आपकी पहले नॉलेज एनहेंस हो जाएगी सब्जेक्ट लेकर। अगर आप शुरू से ही मास कॉम में चले जाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। आप मास्टर्स चाहे मास कॉम से कॉलेज से कर लीजिए या IIMC जैसे संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लीजिए। आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या BA प्रोग्राम, जो भी आपका इंटरेस्ट का कोर्स है उससे आप कर लीजिए, जिससे कि आप दूसरे सब्जेक्ट पर भी पकड़ हो, क्योंकि मास मीडिया में आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज भी बहुत मायने रहती है। मैं बहुत सारे मेरे मित्र थे जो वहाँ करके पहले से ग्रेजुएशन आए थे, तो मैं डायरेक्ट गया था, लेकिन मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं लगा कि ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया या मैंने कुछ मिस कर किया है। बहुत बेसिक चीजें आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, 3 साल तक आपको प्रैक्टिस आती है, जो आप आराम से कवर कर सकते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि मास कॉम आप ग्रेजुएशन के बाद ही ऑप्ट कीजिए। अब थोड़ा सा आपके जीवन पर हम वापस आते हैं। आपकी हॉबीज क्या क्या रही हैं? मेरी बहुत सारी हॉबीज रही हैं। जैसे स्कूल में ही जब हम थे तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिबेट, पोइट्री, ये मेरे कंपटीशन में हिस्सा इनमें मैं लिया करता था। ये मेरी हॉबीज ही थी। और साथ में म्यूजिक में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखना, ये मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है और मैं अभी भी
कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे मौका मिलता है सीखने का तो सीखने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा फायदेमंद इसलिए थोड़ा सा मेरी मीडिया की फील्ड में रहा है कि जब मैं रेडियो में काम करता रहा हूँ, संगीत में जैसे मैंने काम किया, तो मेरे लिखने और मेरे म्यूजिक ने मेरा बहुत साथ निभाया, क्योंकि जैसे रेडियो के लिए जिंगल्स बनाते हैं तो उसके लिए कंपोजिशन मैंने खुद ही तैयार मैं करता। रेडियो में आके कुछ सॉन्ग बनाने हैं, रेडियो के लिए कुछ क्रिएटिव करना है, तो उसमें म्यूजिक मेरे शिक्षा दोनों बहुत काम आए। और खासतौर पर मेरे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट होते थे उसमें जरूर ये चीज बहुत काम आई और इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। और ये मेरी हॉबीज, मेरी स्किल्स ने मुझे थोड़ा सा पैसा भी मुझे कमाने का मौका दिया। और फिलहाल आप अपने शौक क्या क्या रखते हैं? जी, शौक अभी फिलहाल दरअसल आप अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रोफेशन को अपना शौक बना लिया तो उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कहने में, क्योंकि ये रेडियो में बोलना, बातचीत करना, ये मेरा एक अपना शौक। मैं सोचता था कि शायद ये मेरा शौक कभी प्रोफेशन बने। तो अब ऑफिस में मैं रहता हूँ, जब मैं प्रोग्राम्स बनाता हूँ या जो न्यूज से संबंधित जो भी काम देखता हूँ उसको मुझे लगता है शौक को ही मैं पूरा कर रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो ऑफिस में थक जाते हैं, ऑफिस में दिन भर काम करते हैं और फिर शाम को आके फिर अपने सोचते हैं कि चलो कोई यार शौक की चीज कर ली जाए, लेकिन मैं ही अपने शौक का काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा अफसोस नहीं होता है। इसलिए शायद ये अपने काम से बहुत अफेक्शन भी मिलता है और घर आकर आराम से रिलैक्स करते हैं। तो एक तो रेडियो शौक है, म्यूजिक शौक है, अपना लिखना पढ़ना शौक है और कभी कभार थोड़ा बहुत खेलना भी शौक हो जाता है। ये कुछ शौक है, लेकिन मेरा प्राइमरी शौक तो बेटा जो प्रोफेशन है वही है। तो आपने पोएट्री की बात की, आप काफी जगह पे प्रोग्राम्स करते थे, कुछ ना कुछ पोएट्री और रेसिटेशन करते रहते थे। अभी आप मतलब क्या कुछ सुना सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। ग्रेजुएशन में मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं किसी कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा था। तो ये कविता बेसिकली एक मॉर्निंग वॉक पर आधारित है। जैसे हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो कई चीजों को देखते हैं और उसके बाद क्या अनुभव होता है उसमें थोड़ा सा मैंने बताने की आपको कोशिश करता हूँ बताने की। वो इस तरह से है कि मैं चल रहा हूँ गाड़ियों से जब सड़क आजाद है, खामोश पत्तों को अभी तक वो कहानी याद है, रात पर लेटा हुआ वो आदमी और भागा, इस तरह राती कर प्राण करता हुआ भागा। उस तरह कुचले हुए उस जानवर ने था पुकारा, अनसुनी आवाज को बस सुन सका यमलोक सारा। उस निकलती भीड़ की आवाज जिंदाबाद है, मैं चल रहा हूँ गाड़ियों से जब सड़क आजाद है। थालियों में चम्मचों से राख खाएं क्यों, जब हो हजारों में बचा तो लाख खाएं क्यों। कीचड़ भरे तालाब में देखा कमल आबाद है, मैं चल रहा हूँ गाड़ियों से जब सड़क आजाद है, खामोश को अब तक वो बन गया। तो इस तरह से थी वो कविता। बहुत मजा आया और बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है कमल जी, और मुझे पर्सनली काफी पसंद आई, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी पोएम्स को बहुत ज्यादा सुनता भी हूँ जिससे कि कुछ न कुछ संदेश या कुछ न कुछ निकल करके आए, ऐसी बात जिसको कि हम अपने साथ अपनी जिंदगी में जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी जो है आप न्यूज एडिटिंग के अलावा आकाशवाणी में कुछ न कुछ वार्ता या कोई न कोई कार्यक्रम भी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं न्यूज एडिटर के तौर पर जैसे मैंने बताया कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जरिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो एक ऑफिसर के तौर पर मेरा जो अभी प्रोफाइल है वो प्रोग्राम जो मैं, क्योंकि टॉक्स और करंट अफेयर्स वहाँ पोस्टेड हूँ, क्योंकि न्यूज डिवीजन में भी कई यूनिट है, वहाँ के जो इंटरव्यू बेस्ड डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम है उनको देखता हूँ। तो उसमें बेसिकली जो एक प्रोफाइल है वो ये है कि सारे कार्यक्रमों को प्रोवाइड करना, सुनना उनको, उनमें अगर कोई काट छाट है या कुछ कोई गलत चीज जा रही है तो उसको सुपरवाइज करके उसको देखना कि कोई गलत चीज ना जाए, और साथ में कंटेंट तैयार करना प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो भी एंकर अगर प्रोग्राम देगा उसके लिए कंटेंट पहले अप्रूव होता है। तो हम लोग कंटेंट तैयार करके उसको अप्रूव करके देते हैं। और साथ में जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, सेक्रेटरी, मिनिस्टर और जो ऑफिशियल होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके लिए अरेंजमेंट करना, प्रोग्राम में उन्हें लाना, तो इस तरह के कुछ काम है। लेकिन अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव या अपनी प्रोफाइल से हटकर मुझे अपने शौक को भी, क्योंकि आकाशवाणी में निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि वैसे मौकों को भी बनाया जाए, तो मैं वहाँ मॉडरेट भी करता हूँ, यानी एंकर भी करता हूँ। बहुत सारे टर्न होते हैं डिस्कशन में, इंटरव्यू का पैनल डिस्कशन को कंडक्ट करना, ऐसे प्रोग्राम को मैं जरूर कंडक्ट करता हूँ और उसमें अपनी आवाज भी देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे जो रेडियो स्किल्स होते हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स होती है, उसमें भी अपनी आवाज देता हूँ, एडिट करवाता हूँ। तो ये सब काम भी चलता है। तो इससे हालांकि काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन कोई मुझे दिक्कत नहीं है, आराम से सारे काम करते हैं और अपना शौक भी पूरा होता है काम। और मजा भी आता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है, क्योंकि साथ साथ बहुत सारी चीजें करना और अलग से इंटरव्यूज में भी देना एक अलग टास्क भी होता है अपने लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये तो मैं शुरू से ही सोचता था कि किसी भी हम प्रोफाइल पे रहें, कुछ भी करें, लेकिन अपना जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो दे सकें। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं रेडियो के लिए, तो उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है, और हम सभी ने, अभी हम लोग
लोग रेडियो में काम कर रहे हैं या शोज कर रहे हैं छोटे मोटे, ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए कुछ चीजें जो है छोड़ जाता है निश्चित रूप से। अब हम जानना चाहेंगे कमल जी आपसे कि जैसे आपने मतलब मास कॉम करने के बाद सबसे पहली जॉब कौन सी की थी, जब आप एक कोर्स करके आपने सोच ही लिया कि मुझे रेडियो में जाना है? तो पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी चैनल से की थी। हम आईआईएमसी में जब स्टूडेंट थे तो उस वक्त प्लेसमेंट के लिए आप जानते हैं कि जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट है, यानी आपको कंपनियां ले जाती हैं अपने जॉब के लिए आपसे लेकर, यानी आपको नौकरी ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता बाहर, खुद ही कंपनियां जब कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है तो आती है। तो जब मैं न्यूज एक्सप्रेस का मेरा आखिरी दौर चल रहा था, मास कम्युनिकेशन का आईआईएमसी में आखिरी दौर चल रहा था, तो सब एक टीवी चैनल पहली कंपनी आई थी। हमारे सारे आईआईएमसी के स्टूडेंट उसमें प्लेसमेंट के लिए टेस्ट के लिए बैठे, मैं भी बैठा था। तो 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, करीब 250 लोगों से मेरा नाम भी एक था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि टीवी चैनल ने मुझे सेलेक्ट किया है। और वहाँ पर फिर मैंने वेब मीडिया कंटेंट के उसका यूट्यूब वगैरह ये सब शुरू ही हुआ था, उस पर वेब में कंटेंट पे आना। तो वहाँ की वेब टीम में मैंने काम किया और वहाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने एक शो भी किया था टीवी चैनल का, जो एक रिपोर्टिंग का शो है, जहाँ मैं फील्ड में जाया करता था, सड़कों पर कैमरामैन के साथ और लोगों से बातचीत किया करता था। उस शो का नाम रखा गया था आंखें खोलो इंडिया, जो कि अलग अलग सोशल इश्यूज पर अवेयरनेस हम लोग करते थे और कोई गलत चीज हो रही होती थी तो उसको रोकते थे, कैमरे में क्या करते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। वो लोग पूरा असिस्ट करते थे, अपना असिस्टेंट भी देते थे। तो वहाँ 1 साल तक करीब मैंने काम किया। वो कुछ फाइनेंशियल लॉ के चलते उस चैनल में कुछ और दिक्कतें थी, तो वहाँ उस चैनल पे फिर बाद में हमारी पूरी टीम चली गई जो मुझे लेके आई थी। तो हम भी वहाँ से फिर अपने फ्रेंड के साथ चले गए कि इसके बाद सबने अपनी अपनी अलग अलग जगह तलाशनी शुरू कर दी। तो मुझे भी बार बार एक कम्युनिटी रेडियो से इन्विटेशन आ रहा था, जो कि मेरे आईएमसी का था, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर थे वो मुझे जानते थे कि रेडियो में बहुत अच्छा काम करता है। तो फिर मैंने बाद में कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर वहाँ पे ज्वाइन कर दिया था। थोड़ा सा आपसे आईआईएमसी के बारे में जानना चाहूंगा मैं। ये मतलब कहाँ कहाँ पर हैं अभी इसकी ब्रांचेस जो कि ये कोर्सेज जो है करवाती हैं? आईआईएमसी की ब्रांचेस अलग अलग जगह पर हैं, जैसे कि दिल्ली की हेड ब्रांच है जो कि जेएनयू कैंपस है, उसी का ही एक हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे, तो उसी में ही आईआईएमसी को भी हिस्सा मिला हुआ है। तो बहुत बड़ा जेएनयू का कैंपस है, उसमें से आईआईएमसी है। उसके अलावा महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में भी ब्रांच है आईआईएमसी, केरल में है, जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से कुछ ब्रांच हैं और भी ब्रांच खुल रही है। तो जो नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो यही बेस्ट है कि वो दिल्ली वाली ब्रांच को ही चुने, कि उनके लिए पास पड़ेगा। आप साउथ वाले केरल में जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर में अलग से उन्होंने कुछ लिमिटेड कोर्सेज हैं, वहाँ भी जम्मू कश्मीर में आईआईएमसी में जो जाना चाहे वो जा सकता है। इसी तरह से जो महाराष्ट्र में अमरावती में ब्रांच है वहाँ भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सब अलग अलग रीजन में है और कुछ ब्रांचेस अभी खुलने के प्रोसेस में है। तो क्योंकि हम लोगों के लिए तो फिजिबल यही होता है कि हम लोग दिल्ली में जाएं और दिल्ली में रहें, तो ये ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एक न्यूज की, क्योंकि एक कॉपी तैयार होती है ना, आप तो जानते होंगे, तो उसको आप लोग ही बनाते हैं कंप्यूटर पे या फिर मतलब उसके लिए अलग से लोग होते हैं? देखिए, न्यूज एक पूरा नेटवर्क होता है, यानी आप समझ लीजिए कि जैसे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी समाचार है, तो उसका पूरे इंडिया में नेटवर्क है। इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हमारे रीजनल न्यूज यूनिट भी होते हैं। देहरादून का भी अपना हमारा आकाशवाणी का रीजनल न्यूज यूनिट है जी। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है, सब हर पूरे रीजन में सारे के सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, सभी में अपना यूनिट। एक दो सोर्स न्यूज का ये हो गया कि जो अपने रीजनल न्यूज यूनिट वाले न्यूज प्रोड्यूस करते हैं, वहां से ही हमें मेजर न्यूज मिल जाती है। यानी वो हमें जब डिस्पैच भेजते हैं तो वहीं से बहुत सारी न्यूज कलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे भी रिपोर्टर्स होते हैं, हमारी एक रिपोर्टिंग यूनिट है, वो भी अलग अलग पार्लियामेंट्री ड्यूटी होती है, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस की वो लोग अटेंड करते हैं, तो वहाँ से न्यूज हमें मिल जाती है। तो एक हमारा पूरा सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, जहाँ से कि सारी न्यूज इकट्ठी होती है। बाद में एडिटर का काम क्या होता है कि जो न्यूज में जो एडिटर्स होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी न्यूज हमें लेनी है, कौन सी न्यूज मेन है ज्यादा, तो उस न्यूज के हिसाब से हम सीक्वेंस बनाते हैं। और उस न्यूज में थोड़ा जो एडिटिंग का काम है, यानी कुछ शब्द थोड़े अच्छे करने हैं, थोड़ा चीज देखनी है, उसको हम फाइनल करके, क्योंकि न्यूज का हमें लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत न्यूज की नहीं पड़ती, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे और मीडिया यूनिट के होते हैं वो बैठे हुए हैं, है ना, तो वो लोग सारी न्यूज प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो फाइनल हमें फाइनल करना होता है, सीक्वेंस पे लाना होता है, और जितने ड्यूरेशन के बुलेटिन होते हैं आपकी न्यूज चेक करनी होती है। अगर मान लीजिए हम कोई इंटरनेशनल न्यूज का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से इंटरनेशनल न्यूज छाटेंगे, स्टेट न्यूज का प्रोग्राम कर रहे हैं तो अलग अलग स्टेट न्यूज हम देते हैं, और इसी तरह से हम लोग जो नेशनल बुलेटिन होता है उसके लिए नेशनल न्यूज पूरी बनाते हैं। तो वो हमारा जो पूल होता है, नेटवर्क है, वहीं से
है। हाँ, कुछ कुछ न्यूज, कुछ स्पेशल स्टोरीज हमें लिखनी पड़ती है। मान लीजिए अभी स्पोर्ट्स की न्यूज है, तो स्पोर्ट्स का अलग से डेस्क होता है, तो वो लोग लगातार अपडेट करते रहते हैं, न्यूज लिखते रहते हैं। इसी तरह से जो इकोनॉमिक न्यूज है, फाइनेंशियल न्यूज है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई, जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उससे जुड़ी हुई, तो वहाँ भी एक स्पेशल डेस्क है हमारा, तो वो लोग न्यूज लिखते हैं। तो कुछ कुछ स्पेशल न्यूज लिखते हैं, बाकी तो हमारे पास कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम लोग आराम से उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। जी, आपने भी कभी आकाशवाणी में न्यूज पढ़ने का मौका मिला आपको? हाँ, बिल्कुल, न्यूज पढ़ने का तो मौका अभी भी मिलता ही है, लेकिन दिक्कत उसमें ये है कि जैसे हर किसी का वहाँ प्रोफाइल तय है, यानी न्यूज रीडर्स जो अपॉइंट हैं, जिनको उसी पर सैलरी मिल रही है, बैंकर हैं, तो उनका काम है कि वो लोग न्यूज रीड करते हैं। तो एक प्रोटोकॉल जो होता है, यानी एक आकाशवाणी का पूरा सरकारी मीडिया है, उनका प्रोटोकॉल जो कहता है वो ये कि न्यूज रीडर भी न्यूज पढ़ेगा, तो उस हिसाब से शायद नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने पढ़ी है न्यूज, लाइव न्यूज पढ़ी है। इनफैक्ट एक बार हमने थोड़ा सिंबॉलिक उसको दिखाने के लिए कि हम ब्रेल में ब्रेल डे के अवसर पे एक स्पेशल बुलेटिन हमने रखा था, तो उसमें न्यूज मैंने ही पढ़ी थी, और वो भी लाइव थी 5 मिनट की न्यूज, तो वो ब्रेल के माध्यम से पढ़ी थी। तो ये ऐसे मौके मिल रहे हैं। आप बीच बीच में स्पेशल रिपोर्ट्स वगैरह जरूर हमारी बुलेटिन पे जाती रहती है, तो उसके ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन न्यूज का तो अपना एक पूरा सिस्टम है कि जो न्यूज रीडर है वही न्यूज पढ़ेगा। यहाँ दोस्तों मैं शेयर करना चाहूंगा, और शायद कमल जी को भी ये मालूम हो या ना हो पता नहीं, कि जिस दिन वो न्यूज आई, जब इन्होंने ये वो बुलेटिन पढ़ा और काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी उसको शेयर किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि मैं उसको नहीं सुन पाया हूँ आज तक कि ये किस तरीके से पढ़ रहे थे उसमें, लेकिन ये है कि काफी जो लोगों का रिस्पॉन्स था उस बुलेटिन पे वो बहुत अच्छा है। और हमारे प्रिंसिपल, इनके प्रिंसिपल, उन्होंने खूब तारीफ भी की उस दिन उस प्रोग्राम में कि भाई ये हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई थे। और उसी दिन से मुझे भी ये हुआ कि कभी मैं बात करूं या मिलूं इनसे। खैर मिलना तो पॉसिबल नहीं हुआ, बल्कि सामने सामने भी हम फंक्शंस भी दोनों एक साथ अटेंड कर रहे हैं, फिर भी नहीं हम मिल पाए। लेकिन हाँ, यह है कि आज बातचीत करने का मौका इनसे मिला, और खुद सर ने भी लगभग अपनी स्पीच में कम से कम 2 से 3 मिनट इस बात को दिए कि उन्होंने भी ये लाइव सुना बुलेटिन 11 से 11:05 वाला, और काफी अच्छा सर को लगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप लोग अगर न्यूज एडिट करते हैं तो कुछ कुछ तो मतलब रीजनल जो न्यूज के वो होते हैं, समाचार सेवा प्रभाग होते हैं, वो अलग अलग अपने अपने उसकी देते हैं। तो उसमें से क्योंकि कई बार मेन छांटना काफी इसमें मुश्किलें भी आती होंगी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं न्यूज छांटते वक्त? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि सबसे सीक्वेंस में पहली न्यूज कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सरकारी मीडिया है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो पहला समाचार जाए वो केंद्र सरकार में हो रही किसी गतिविधि का हो या कोई बड़ी पॉलिटिकल न्यूज हो, तो उसमें बड़ा छांटना मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेट की न्यूज भी कोई बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है जो कि पूरे इंडिया को प्रभावित करे। तो हम लोग स्टेट न्यूज को तभी लेते हैं सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे जब कोई बहुत बड़ा या तो कोई हादसा ना हो गया या बहुत बड़ी त्रासदी, जैसे भूकंप मान लो आ गया कहीं, भूकंप से कई लोगों की जान चली गई, तो उसे प्रायोरिटी पे हम, क्योंकि बहुत बड़ी समाचार है, वहाँ बहुत से लोगों ने जान माल से हाथ धोया है, तो उसको तब हम प्रायोरिटी पे लाते हैं। अगर छोटी न्यूज में किसी स्टेट में कोई गतिविधि हो रही है, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि बाद में रखें, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टेट में तो ब्रॉडकास्ट हो ही रही है ना जी, नेशनल बुलेटिन में उसे हम थोड़ा सा आगे रखते हैं, इससे पहले कि हम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ही न्यूज उठाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए मुझे याद है कि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था, जिस वक्त तो मैं कॉलेज में ही था, इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने की न्यूज सबसे पहले नंबर पे आई, तो वो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और जैसे कई बार क्या होता है कि ओलंपिक में अभी आया किसी का, कभी पिछले ओलंपिक में, तो उसको हमने सबसे पहले न्यूज बनाया। तो ऐसी कोई न्यूज हो जाती है जिसको पॉलिटिकल न्यूज से भी जो देश के गौरव करने की बात होती है उसको हम सबसे पहले फिर लाते हैं। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया है कि जो सब लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समाचार है वो पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद वो दूसरे नंबर पे आएगा। आपने सुना होगा पिरामिड स्टाइल न्यूज, जो भी पत्रकारिता पढ़ने वाले लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग न्यूज को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और बाद में सबसे एंड में वो इकोनॉमिक न्यूज का सेगमेंट होता है। बीच बीच में कोशिश करते हैं कि स्टेट से भी 1-2 न्यूज आ जाए, जैसे कि जो मेन न्यूज है उनका एक सेक्शन आ जाए, क्योंकि हमारा स्टेट न्यूज का अलग से एक परिक्रमा नाम से प्रोग्राम जाता ही है, अलग अलग अच्छी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए स्पेशली उसी सेगमेंट की न्यूज को हम लेते हैं। तो कोशिश की जाती है कि जो जब न्यूज सेलेक्ट करें तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समाचार हो उसको पहले रखा जाए, उसके बाद उसी तरह से एक सीक्वेंस बनाया जाए। तो मैं अब एक सवाल और यहाँ पर ध्यान में आ जाता है, जैसे क्या हुआ था कि इसमें एक तरीके से स्टोरी टाइप भी है
और एक प्रोग्राम मैनेजमेंट से भी हम ले सकते हैं। जैसे पहले तो न्यूज ऐसे ही आती थी जैसे अभी वर्तमान में चल रही हैं, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं या जब आप लोग ये सुन रहे हैं श्रोताओं, तो ये वर्तमान में चल रही है 5 मिनट की, 15 मिनट की। लेकिन बीच में जब कोविड पीरियड आया उसमें टाइम लिमिटेशंस बढ़ गई, 10 मिनट की और 30-30 मिनट के बुलेटिन हो गए। तो इसमें अब क्या होता है कि कोई न्यूज कई बार 5 मिनट के बुलेटिन में भी हम देते हैं और वही न्यूज हम फिर 15 मिनट के बुलेटिन में भी समाचार, दोपहर समाचार में, समाचार संध्या में या फिर समाचार प्रभात में, इनमें देते हैं। तो इसमें कुछ शब्द सीमा का भी निर्धारण होता होगा फिर तो, क्योंकि 15 मिनट वाले में तो उसका थोड़ा ब्रीफ बड़े उस पे दिया जाता है। जब न्यूज बनती है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि छोटे बुलेटिन हो तो उसमें एक पैराग्राफ हो न्यूज का, लेकिन बड़े बुलेटिन में हम कोशिश करते हैं पैराग्राफ के साथ उसके दूसरे पॉइंट्स भी, उसके रिपोर्ट्स के जो है वो भी जोड़ दिए जाए। उसमें कई बार कॉन्टेंट्स की जो बाइट्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, प्रधानमंत्री की जो बाइट है और किसी नेता की बाइट है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन छोटे बुलेटिन में कोशिश करते हैं कि उन बाइट, स्पेशल रिपोर्ट पर ना शामिल करें, बस न्यूज। आपने जैसे कि कोविड की बात कही थी कि कोविड में टाइम बढ़ गया था फिर कम हो गया, उसका कारण ये था कि कोरोना के वक्त आकाशवाणी के बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं चल रहे थे और न्यूज का जाना बहुत जरूरी था, सूचना है कितने केसेस आ रहे हैं, कहाँ किस राज्य में कितने हैं, तो इसलिए बुलेटिन का टाइम बढ़ाया गया था। लेकिन फिर से ट्रैक पर आया तो एक, क्योंकि आकाशवाणी में 2 सेक्शन है, तो प्रोग्रामिंग सेक्शन है और एक न्यूज सेक्शन है। तो हमारा कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है आकाशवाणी का, हम एक सेक्शन है, डिवीजन है, तो न्यूज सारे चैनलों के लिए न्यूज बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कौन सा चैनल FM गोल्ड है, वो है कौन सा चैनल अपना कितना स्लॉट रखना चाहता है, अपने प्रोग्रामिंग को कितनी जगह देना चाहता है। चाहे तो हमारे पास इतना कंटेंट होता है कि हम लोग तो 24 घंटे एक पूरी न्यूज चला सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम आपके कितने हैं और उसके बाद रेडियो पे सुनने वाले लोग, क्योंकि अगर दिन भर भी रेडियो पे न्यूज चलाएंगे तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो प्रोग्राम भी चले, न्यूज भी चले, 15-15 मिनट में आप पूरी न्यूज भी आ जाए और फिर प्रोग्राम आप गाने वाने भी सुने, तो इस तरह से वो मैनेज किया जाता है पूरा। और हालांकि ऑनलाइन हमारा चैनल है शायद AIR न्यूज लाइव नाम से, वो उसमें 24 घंटे उसमें समाचार वगैरह आते हैं। उसको हमारा ऑल इंडिया रेडियो का यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ सुनता जाता है कि हमारी जो पूरे कंटेंट क्या क्या प्रोग्राम जा रहे हैं। लेकिन जनरली जो रेडियो के चैनल है उस पर तो कम ही स्लॉट है। और क्योंकि वो भी जब टाइमिंग बढ़े तो पर्सनली भाई सब लॉकडाउन से प्रभावित हुए, तो हम लोग भी ऑलमोस्ट हुए ही थे। और NIVH भी हालांकि थोड़ी लेट भी मैं कह सकता हूँ ट्रैक पे आया, ऑनलाइन चीजें जो है शुरू की जून में लगभग, लेकिन तब तक तो हम फ्री भी थे। तो कई बार ना मजा भी आता था उसको, क्योंकि भाई जो बुलेटिन आधे घंटे जाते थे अब वो हमारे लिए 1 घंटा आएंगे। और उस टाइम में तो क्योंकि नई बाइट्स का ये भी नहीं पता होता था, आपको भी पता होगा कमल भैया, एडिटिंग के टाइम पे नई बाइट्स 2-2 मिनट 3-3 मिनट बाद भी किसी का नया बयान या नया ट्वीट आ ही जाता था। तो वो सुनने में हिंदी इंग्लिश दोनों बुलेटिन आधे घंटे के, और जिनमें भाई कम से कम 15 से 20 मिनट तो कोरोना को देनी थी, तो काफी मजेदार वो पल रहते थे। क्यों? बिल्कुल। और उस वक्त चैलेंजेस भी हमारे लिए ज्यादा थे, क्योंकि जो मीडिया वाला सेक्शन है, जो मीडिया यूनिट्स है, उनका काम ज्यादा बढ़ गया था। मुझे याद है कि हम लोग घर पे बैठकर, ऑफिस की कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ता था और घर से ही हम लोग न्यूज बना के प्रोग्राम बना के भेजा करते थे लोग। तो हम लोगों का काम तो बहुत ज्यादा था उस वक्त, और किसी भी वक्त मान लीजिए रात के 12 बजे भी, 11 बजे भी कोई भी सूचना आ जाए हमको कंपाइल करके भेजनी होती थी। तो बहुत काम था, हालांकि मजा भी आता था, एक्सपीरियंस भी था कि हमें एक सरकारी तंत्र को में रहते हुए मतलब कि थोड़ा बेहतर करना है, क्योंकि कई बार सरकारी के नाम से ये होता है कि भाई सरकारी है चलो बैठ जाओ, लेकिन उस वक्त हमने कोशिश की कि अपना 100% दिया जाए और घर बैठे भी पूरा काम किया जाए, पूरा जस्टिस किया जाए, जिससे कि कम से कम रेडियो जो अपनी भूमिका निभाता है तो वो निभाता रहे। तो हमारी कोशिश रही और हमने किसी भी वक्त कोई भी काम आ जाए, रात के वक्त, दिन के वक्त, सुबह शाम काम किया और अपने प्रोग्राम्स, न्यूज पूरी पहुंचाने की कोशिश की सब तक, और बुलेटिन का टाइम भी बढ़ाया जिससे कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज जा पाए। तो ये तो रहता ही था। और इसमें एक एक्सपीरियंस एक वो भी होता है कि यार हाँ, ये नहीं पता कब फोन आ जाए या कब क्या है, कैसे किस तरीके से है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कोई इवेंट कर रहे हैं या किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, वो भी समाचार सेवा प्रभाग से ही जाते हैं। तो उसमें आप लोगों का कोई रोल रहता है? बिल्कुल रहता है। जैसे मान लीजिए जब लाइव कोई प्रोग्राम जा रहा होता है तो उस वक्त 2 काम हमारे पड़ जाते हैं उस वक्त। एक तो लाइव उस प्रोग्राम को हमें ब्रॉडकास्ट करना है, दूसरा ये कि क्योंकि मान लीजिए अभी 11 बजे मोदी जी या कोई और दूसरा कार्यक्रम कोई लाइव चल रहा है, तो 12 बजे की न्यूज में वो कंटेंट जाना भी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो साथ साथ में नोट लेना, बिल्कुल पैरेलल प्रोग्राम का चलते हुए, और साथ में तुरंत न्यूज को लिखना, तो वो भी काम चल रहा होता है, जिससे कि वो लेटेस्ट बुलेटिन में उसकी सूचना चली जाए और पूरा क्या कुछ का एक
समराइज करके उसको पूरा कि क्या उसका पूरा संदेश रहा समाचार में उसको बनाते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज होता है कि आधे घंटे बाद अगर कोई बुलेटिन जाना है लाइव और उस वक्त प्रोग्राम चल रहा है तो उस वक्त तुरंत कंटेंट हमें तैयार करना। तो अब तो खैर प्रैक्टिस है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो तुरंत हम लोग उसको करते हुए कोशिश करते हैं कि उसके तुरंत बाद वो बुलेटिन। हमारे लिए भी चैलेंज होता है क्योंकि सरकार की तरफ से हमें यही निर्देश भी होते हैं कि जो भी प्रोग्राम जाए उसको तुरंत से ही हमें बुलेटिन में शामिल करना ही है। तो ये तो हमारी जॉब ही है एक तरह से, अगर ना भी करें तब भी हमें हमारे लिए खतरा है और करें तब वो तो हमें करना ही है। ये तो एक चैलेंज होता ही है। तो बहुत देर बाद थोड़ा सा और हम आपके जीवन के पास जो है वापस से आते हैं। आपने बात की थी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले करने की। अभी खैर इतना टाइम तो नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से प्ले कर लेते हैं? ज्यादा तो नहीं, 2-4 इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मैं कीबोर्ड मुझे पहले से ही बचपन से बहुत पसंद है, तो मैं पियानो कीबोर्ड ये प्ले करता हूँ। सबसे बड़ा शौक तो मेरा यही रहा है। उसके अलावा स्कूल में हारमोनियम भी बहुत हमने बजाया है, तो अभी भी जब कभी भी मौका मिलता है तो हारमोनियम भी प्ले करता हूँ। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट और है घर में, यूकेलेले, आपने सुना होगा, जो एक गिटार का ही छोटा रूप होता है, गिटार जैसा। उसके साथ हम लोग मतलब गाने भी गा सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, तो वो भी मुझे बजाने का शौक है। मैंने हारमोनिका या माउथ ऑर्गन भी सीखा है, तो ऑर्गन भी कभी कभार बजाने का मौका मिलता है वो भी। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट से अभी और कोशिश कर रहा हूँ कि और 1-2 इंस्ट्रूमेंट सीखे जाए। ये तो चलती रहेगी प्रक्रिया और बड़ा मजा आता है क्योंकि कभी कभार लगता है कि अच्छा है सीखना, क्योंकि खाली वक्त में इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर काफी रिलैक्स भी मिलता है और क्रिएटिविटी भी होती है अपनी पूरी। और कई बार अगर परफॉर्म करने का मौका मिले तो उसे भी ये बड़े मददगार होते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता, लेकिन क्या अगर अभी हम आपसे कहें कि आप कुछ भी अपनी इच्छा से कुछ बजा करके यदि सुनाए तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? अभी तो शायद अरेंजमेंट्स नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ जी, लेकिन जरूर कभी कोशिश करूंगा। कभी देहरादून आएंगे, रेडियो में वहाँ बैठेंगे। हाँ तो जरूर। क्योंकि अभी तो खैर ये है कि मेरा भी ऑलमोस्ट वेल कंप्लीटेड है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम दोनों साथ में वहीं पे ही मिलें और अपने प्रोग्राम्स करें। बहरहाल आगे बढ़ना चाहूंगा कि आपने गाने वाने भी मतलब आप गाते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, मतलब कोशिश मैंने की है, लेकिन हाँ मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ, ये मैं फ्रैंकली बता कोई दूँ। बात नहीं, वो हमारे श्रोता बताएंगे। श्रोता जो है इस चीज को मतलब बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि कौन क्या करता है। कुछ सुनाना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को यहाँ पे? बिल्कुल। एक मुझे याद है, मैं जब क्लास 11th में था तो मैंने गाना कंपोज किया था और मेरा वो शायद पहला ही गाना था। और मेरा फ्रेंड हुआ करता था, हमारा क्लासमेट ऋषि सागर, ये तो मतलब म्यूजिक के बहुत अच्छे जानकार भी थे। उसको हमने फिर टीचर्स डे पे परफॉर्म किया था। तो मैं पर्सनली, मेरा क्या होता था, मैं गाना खुद नहीं गाता था, लेकिन उनकी आवाज में सागर है मेरा फ्रेंड ऋषि, इन लोगों से मैं गवाया करता था। काफी कभार ये फीलिंग आती है, जैसे एक म्यूजिक कंपोजर होते हैं, वो अपना गाना लिखते हैं, फिर उसको कंपोज करते हैं, फिर अपने एक बड़े सिंगर से गवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ और मैं अपने सिंगर से वो गाना गवा रहा हूँ। तो मैंने हमेशा अपने गाने किसी ने फ्रेंड से ही गवाए हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं भी उस गाने को पाने की। तो इस तरह से था कुछ। कह रहा है इस कल की दास्तां, मेरी तमन्ना है छू लूं मैं आसमां, दिल कह रहा है इस कल की दास्तां, कर लूं पार मैं राहों की बंदिशें, बन जाए जिंदगी पूरी हो ख्वाहिशें, ख्वाब मेरी बातें कर रही है बयां, दिल कह रहा है इस कल की दास्तां, मेरी तमन्ना है छू लूं मैं आसमां। इस तरह से था वो। जी, बहुत बढ़िया गाना आपने गाया और पर्सनली मैंने तो पहली बार सुना क्योंकि तो मुझे काफी अच्छा लगा। थोड़ा सा आपके अवार्ड्स के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अवार्ड भी आपको इस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में जो है मिले हैं? जी बिल्कुल, मुझे याद है सबसे पहला मुझे जब मैं वैलेडिक्टरी सेशन अपना IIMC का हुआ था, तो उस वक्त रेडियो में मेरी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मेरे स्टूडेंट
के समय पर मुझे एक पुरस्कार दिया गया था और वो अभी तक मैंने संभाल कर रखा हुआ है। इसके बाद एप्रिसिएशन तो मुझे मिलते ही रहे। जब मैं टीवी चैनल में था तो वहाँ पर जो हमारा स्पेशली जो प्रोग्राम था जिसे मैंने जिक्र किया आंख हेलो इंडिया को लेकर मुझे वहाँ से अलग से स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात रही। और इसके अलावा मैं जब कम्युनिटी रेडियो में आया, कम्युनिटी रेडियो मीडिया फील्ड में, तो उस वक्त क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में अपने रेडियो स्टेशन को रिप्रेजेंट किया करते थे, तो वहाँ पर कई प्रोग्राम की स्पेशल सीरीज हुआ करती थी कि हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो उस संबंध में कॉन्फ्रेंसेस में मुझे मौका मिला जाने का, अटेंड करने का, सेमिनार में मौका मिला। तो ये भी मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अवार्ड था, क्योंकि जनरली हम लोग सिर्फ रेडियो तक ही सीमित होते हैं, लेकिन रेडियो के अलावा भी मैं अलग अलग जगह रिप्रेजेंट कर रहा था रेडियो कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये बहुत बड़ा अप्रिशिएट था मेरे लिए। और इसके साथ ही एक एक्सीलेंसी अवार्ड मुझे NIEPVT की तरफ से भी प्रदान किया गया। मेरे क्योंकि लाइफ की मेरी अचीवमेंट्स थी, तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड रहा मेरे करियर का, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अपने संस्थान से पढ़कर वापस अपने संस्थान से इस तरह की प्रतिष्ठा प्राप्त करना वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। तो क्या फंक्शन रहा था वो कमल भैया? मैं भी पर्सनली उस फंक्शन में हम मौजूद थे और वही एक ऐसा टाइम था जब क्योंकि मैंने 2 बार आपको सुना है, संस्थान में ही सुना है, मुझे याद आता है, जिसमें कि आपको भी याद होगा, एक तो अपना स्कूल का असेंबली हॉल जो स्वरोत्कर्ष म्यूजिक बैंड का फंक्शन था उसमें, और एक ये एक्सीलेंसी अवार्ड वाला। तो उस दिन के बाद से मुझे ये हुआ कि यार ये कमल भैया आखिर हैं कौन, इनसे मिलने की उत्सुकता जो है मेरी बहुत ज्यादा बढ़ी श्रोताओं, जो कि हालांकि आज तक पूरी नहीं हुई, उम्मीद करते हैं जल्दी ही पूरी होगी भी। मैं निश्चित रूप से जरूर मिलेंगे और जब भी जैसा मौका मिलेगा कोशिश करेंगे देहरादून आने की या कहीं और भी, तो जरूर मिल बैठेंगे। हाँ, तो और कुछ आप जो है बता रहे थे? जी, तो बस मेरा एक और सजेशन या मेरा सुझाव कह लीजिए कि जो लोग अभी कम्युनिकेशन की फील्ड में, मीडिया की फील्ड में दृष्टिबाधित आना चाहते हैं, वो जरूर इस फील्ड को एक करियर के तौर पर जरूर देख सकते देता है। ये फील्ड ऐसा नहीं है, थोड़ा संघर्ष होता है जरूर इसमें, बस थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि अपनी स्किल्स को आप जितना ज्यादा डेवलप करेंगे, चाहे वो आपकी कंप्यूटर स्किल्स हो, साउंड एडिटिंग की स्किल्स हो, या और दूसरी स्किल जिसमें कि मैं ब्रेल को भी काउंट करता हूँ कि आपकी रीडिंग जो पढ़ने का एक पूरी स्किल है, ब्रेल का आपका इस्तेमाल है, वो भी बहुत काम आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तो उसको जरूर एनहांस कीजिए। और इस फील्ड में भी जो इच्छुक है आने के, वो जरूर आइए, क्योंकि सरकारी जो हमारा तंत्र है उसमें तो ऑप्शंस हैं ही, लेकिन प्राइवेट मीडिया में और अलग से आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उसमें बहुत मौके हैं। तो जो भी सुन रहे मित्र हैं वो जरूर इस बात को गंभीरता से लेने की कोशिश करेंगे और इस फील्ड को भी अपना करियर बनाने की और सोचने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल आपने एक, जिसे कहते हैं ना, मन की बात को आपने जो है यहाँ पर शामिल किया। मैं अगला सवाल आपसे यही करने वाला था, लेकिन अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल रखते हैं कि कोई भी VI अगर आना चाहे मीडिया फील्ड में, या AIR की अगर मैं बात करूँ आना चाहे, तो क्या कुछ भविष्य आप देखते हैं? आप ज्यादा बेहतर इसको बता पाएंगे। देखिए, सिर्फ रेडियो में आना तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्योंकि AIR या और दूसरे मीडियम जो हैं उसमें एक हम नौकरी की तरह से सोचे तो शायद इतने मौके नहीं है, क्योंकि मैं भी अगर रेडियो में आया हूँ तो वो एक सर्विस के थ्रू आया हूँ, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, है ना जी। आकाशवाणी में या दूरदर्शन में इस तरह से जो टीवी चैनल, टेलीविजन चैनल, उसमें कैजुअल स्टाफ भी ज्यादा होता है, पर लोग अपनी कोई और जॉब कर रहे होते हैं और अपनी कोई ड्यूटीज उनको असाइन होती है और ड्यूटी करके चले जाते हैं शिफ्ट में। तो शायद थोड़ा सा फ्लॉ मैं से कमी भी कहूंगा रेडियो की फील्ड की, इतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप कोई एग्जाम के थ्रू आए, किसी जैसे मान लीजिए आकाशवाणी में ही प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कई बार के बाद ही निकलती है। कोशिश कीजिए कि उस पोस्ट को अप्लाई करें, उसमें एग्जाम दें और उसमें आप क्वालिफाई कर आकर आकाशवाणी में आने की कोशिश करें। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है, हालांकि ये रेडियो के लिए ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये मिनिस्ट्री की है, लेकिन इसमें आपको कुछ साल तो मौका मिल ही सकता है रेडियो में काम करने का। मुझे भी अगर 4-5 साल मिल जाए तो बड़ा ये मानता हूँ। उसके बाद कहीं और पोस्टिंग में लोग 5 साल बाद ट्रांसफर कर हो जाते हैं, तो 5 साल बाद हो सकता है मैं दूरदर्शन में चले जाऊँ, या प्रमोशन होने के बाद मैं किसी और मीडिया फील्ड में या सरकारी किसी मंत्रालय में कहीं भी पोस्टेड हो जाऊँ। लेकिन फिलहाल मेरे लिए अच्छा है कि शुरुआत में मैं रेडियो में काम, तो एक तो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के थ्रू भी जा सकते हैं, और साथ में आपको मौके आजकल है, प्राइवेट रेडियो है जो हमारे जैसे आपके रेडियो रेड FM हो गए, रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, इस तरह से अलग अलग सिटीज में है, तो वहाँ अप्रोच भी किया जा सकता है। अपनी आपके पास अगर स्किल है तो उनको बढ़ जाता है, तो उस
सकता है कि आपको वहाँ भी मौके मिल जाए। क्योंकि मुझे याद है कि रेड एफएम से जब मैं स्टूडेंट था वहाँ मुझे मौका मिला था, लेकिन शायद क्योंकि मैं वहाँ पर अलग किस्म की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एक रेडियो जॉकी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो शायद मेरे अंदर एक रेडियो में जो एक आरजे का एक स्किल होता है वो शायद ज्यादा नहीं है। मैंने उन्हें ये बात स्पष्ट कह दी थी कि आप हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट वो रेडियो से रेड एफएम से मैच ना करे तो मैं अप्रोप्रिएट नहीं हूँगा। तो उन्होंने फिर भी बहुत कोशिश की, इंटरव्यू में काफी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें भी लगा कि रेड एफएम के लिए ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे एक दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इस वक्त, तो मैंने ज्यादा वहाँ बेहतर समझा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट रेडियो ने मुझे मौके नहीं दिए, स्पेशली मुझे बुलाया गया था रेड एफएम में, कॉल आया था और मैं वहाँ गया भी था इंटरव्यू के लिए। अगर मैं इंटरेस्ट दिखाता तो शायद मैं रेड एफएम में भी मेरा हो जाता। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, थोड़ा स्किल्स दिखाने की जरूरत होती है ना। तो प्राइवेट रेडियो में मौके हैं, ऑल इंडिया रेडियो जैसी जगह पर भी मौके हैं। अपना आप पॉडकास्टिंग शुरू कर सकते हैं, आजकल तो बहुत ऑनलाइन मीडियम है, जैसे आपका यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, एंकर है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर आप अपने शोज बना सकते हैं, अपने शोज को प्रमोट कर सकते हैं। तो वो आप ऑडियो में कर सकते हैं छोटे छोटे। तो बहुत मौके अब धीरे धीरे और हो सकता है कि ऑडियो की फील्ड में के अलावा भी पॉडकास्टिंग के मौके खुले हैं जिसमें कि आप आ गया। बहुत बढ़िया आपने बताया। अब बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि दोस्तों ये कार्यक्रम एक फोन इन है और फोन इन में टाइमिंग और चैलेंजेस जो है बहुत सारे होते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कुछ संदेश हमारे श्रोताओं को अब लास्ट में जो है देना चाहेंगे। संदेश के तौर पर मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये होता है, एक एसएससी आपने सुना होगा ना, एक एसएससी का एग्जाम देते हैं जी। हमें भी अपनी जिंदगी में एक एस और 2 सी को जरूर अपने साथ रखना चाहिए, जो कि मेरा एक एसएससी का कोड है। सबसे पहला एस जो होता है वो स्किल, आपके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा निखारिए। दूसरा आपका आता है सी, कम्युनिकेशन की स्किल्स आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदा कीजिए। और तीसरा सी आता है कॉन्फिडेंस। तो अगर आप ये एसएससी की ये वाली परीक्षा पास कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी, मुझे नहीं लगता ऐसा ना हो कि आपको कोई मौका ना दे या आपको ये समझे कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है, ये ब्लाइंड है। बहुत तो अच्छा मैसेज आपने दिया। स्किल, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का अगर इनको कोई डेवलप करे तो निश्चित रूप से आगे अपने जीवन में बढ़ सकता है और काफी उसको मजा भी जो है काम करने में आता है। इसी बात के साथ दोस्तों मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले कमल भैया का धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमसे बातचीत करी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, और सभी को बहुत धन्यवाद कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अपनी बातों के जरिए कुछ जरूर तो कहने की कोशिश मैंने की होगी और आपको इसका फायदा भी जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दोस्तों मुझे भी इस कार्यक्रम से बहुत जल्द आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम के किसी और नए एपिसोड में किसी और नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी गौरव को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।